A very special good evening to all of you। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस में फिजिक्स के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ओम का नियम, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधों एवं सेलों का संयोजन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ओम्स लॉ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस एंड सेल्स, इस चैप्टर का पार्ट 2 लेकर आया हूं। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जहां पे मैंने आपको इस चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी पार्ट्स और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिटेल में बताए हुए हैं, और जो इस चैप्टर के थ्योरी पार्ट के बीच में से क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैंने आपको डिटेल में बताए हुए हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 वाली वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो की लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि इस चैप्टर का जो थ्योरी पार्ट है, इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी पार्ट्स बचे हुए हैं वो मैं आपको डिटेल में करवाऊंगा, और जो थ्योरी पार्ट के बीच में से क्वेश्चंस बनेंगे वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो जितने क्वेश्चंस मैं यहाँ पे बताऊंगा आप उसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और यही क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक क्या दिया है। तो जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो मैं आप लोगों को यह बता दूं कि आज की इस वीडियो में इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट आप लोगों का कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। फिर इसके बाद हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे प्लस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक आज का हमारा दिया है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो चलिए देखते हैं आखिर सेल का आंतरिक प्रतिरोध ये क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, यहां पे लिखा है कि जिस प्रकार तार विद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध लगाता है उसी प्रकार सेल का घोल भी विद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध लगाता है। इस प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है इसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यानी जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, इसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वहां पे इसका यूज होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे क्या लिखा हुआ था कि जिस प्रकार तार विद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध लगाता है उसी प्रकार सेल का घोल, यानी जो सेल का घोल होता है वो भी विद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध लगाता है। इस प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। और जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, इसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आगे क्या लिखा है, आगे यहां पे लिखा है कि इस प्रतिरोध के कारण सेल द्वारा दी गई ऊर्जा का कुछ अंश स्वयं सेल के भीतर ही व्यय हो जाता है, अर्थात ऊष्मा में बदल जाता है। अब इस प्रतिरोध से हमारा मतलब किससे हो जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध से, ध्यान रखिएगा। यानी इस प्रतिरोध के कारण सेल द्वारा दी गई ऊर्जा का कुछ अंश स्वयं सेल के भीतर ही व्यय हो जाता है, अर्थात ऊष्मा में बदल जाता है। ध्यान रखिएगा, किसमें, ऊष्मा में बदल जाता है। फलस्वरूप आंतरिक प्रतिरोध के कारण सेल से प्राप्त धारा की प्रबलता घट जाती है। यह लाइन आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो यहां पे लिखी हुई है कि आंतरिक प्रतिरोध के कारण, क्या लिखा है यहां पे, आंतरिक प्रतिरोध के कारण सेल से प्राप्त धारा की प्रबलता घट जाती है। यह आपको ध्यान रखना, इस लाइन को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यह आपका टॉपिक यहां पे हो गया सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या दिया है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो दिया है ये आपका मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यहां से कई क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो देखते हैं यहां पे लिखा क्या है, यहां पे लिखा है आंतरिक प्रतिरोध, जिसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी ऊपर ही मैंने आपको बताया। तो आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल r को प्रभावित करने वाले कारक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। तो चलिए देखते हैं यहां पे लिखा क्या है। तो यहां पे लिखा है कि आंतरिक प्रतिरोध, फिर इसके बाद फर्स्ट पॉइंट लिखा है। देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध
इलेक्ट्रोडों के विद्युत अपघट्य में डूबे हुए क्षेत्रफल के विलोमानुपाती होता है। विलोमानुपाती से मतलब क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहां पे एक वर्ड आया है इलेक्ट्रोडो, इसका मतलब क्या होता है, तो चलिए मैं आपको इलेक्ट्रोड के बारे में डिटेल में बता देता हूं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए इलेक्ट्रोलाइट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघट्य बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट यानी वैद्युत अपघट्य में से विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए दो धात्विक छड़ों की आवश्यकता होती है, जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपने जरूर पढ़ा होगा क्लास 10th में या फिर 12th में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड क्या होता है, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करके बता देता हूं। इलेक्ट्रोलाइट यानी वैद्युत अपघट्य में से विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए दो धात्विक छड़ों की आवश्यकता होती है, जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यही मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रोडों का। तो यहां पे लिखा है कि आंतरिक प्रतिरोध इलेक्ट्रोडों के विद्युत अपघट्य में डूबे हुए क्षेत्रफल के विलोमानुपाती होता है। देखिए सीधे सीधे आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, देखिए लिख दिया जाएगा आंतरिक प्रतिरोध और चार ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, जिसमें से आपका ये वाला भी ऑप्शन रहेगा कि इलेक्ट्रोडों के विद्युत अपघट्य में डूबे हुए क्षेत्रफल के विलोमानुपाती होता है। जब आपको ये पता होगा तभी आप आंसर कर पाएंगे। देखिए ये सब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे आते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फिजिक्स में वो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस नहीं करते। मैं आपको बता दूं, अगर फिजिक्स में आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है, ध्यान रखिएगा। न्यूमेरिकल्स ही ज्यादा पूछे जाते हैं फिजिक्स में। आप 2019 एंड 2020 का पेपर चेक कर लीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कितने न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं। और जितने न्यूमेरिकल्स मैं आपको सॉल्व करवाता हूं उनकी प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अभी मैंने आप लोगों का 29 मई को एक टेस्ट लिया हुआ था साइंस में, फिजिक्स और केमिस्ट्री का। वहां पे मैंने आप लोगों से कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे हुए थे टेस्ट में, जो कि बेसिक लेवल के थे, मैंने आपको सॉल्व करवाए हुए थे, लेकिन फिर भी वहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने न्यूमेरिकल्स के जो आंसर्स बताए थे वो गलत बताए थे, मतलब आप लोग नहीं सॉल्व कर पाए थे। तो देखिए न्यूमेरिकल्स अगर आप लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो फिजिक्स का पेपर, फिर आपको फिजिक्स के पेपर में आपको काफी दिक्कत होगी, ध्यान रखिएगा। तो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते चलिए और इस टॉपिक में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कैसे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स को यह प्रॉब्लम होती है कि सर हम फॉर्मूला भूल जाते हैं, न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व नहीं कर पाते, तो इस टॉपिक पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो यहां पे फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट यहां पे आता है, देखिए आंतरिक प्रतिरोध दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के समानुपाती होता है। क्या लिखा है, आंतरिक प्रतिरोध। फिर सेकंड पॉइंट यहां पे आपका लिखा है कि दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के समानुपाती होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, सीधे सीधे लिख दिया जाएगा आंतरिक प्रतिरोध। फिर इसके बाद चार ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे, जिसमें आपका ये वाला भी ऑप्शन रहेगा कि दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के समानुपाती होता है। तो आपको ध्यान रखना, जो आंतरिक प्रतिरोध है दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के समानुपाती होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद लास्ट में यहां पे थर्ड पॉइंट क्या लिखा, देखिए क्या हो जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर बढ़ जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आपकी यहां पे लिखी हुई है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको अपनी बुक की एक्सरसाइज में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एग्जाम में आ सकता है। तो क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाएगा कि विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहां पे क्या लिखा है कि आंतरिक प्रतिरोध विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन क्या बोला मैंने आपको कि विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपका आंसर क्या होगा, जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने क्वेश्चंस यहां से बन सकते थे सभी मैंने आपको बता दिए हैं, बस आपको अच्छे से एक बार पढ़ लेना है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या दिया है। नेक्स्ट टॉपिक यहां पे दिया है सेल के विद्युत वाहक बल E। देखिए विद्युत वाहक बल को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स,
ठीक है। विद्युत वाहक बल को हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसलिए शॉर्ट में इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तथा विभवांतर वी में संबंध, विभवांतर को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो आप सबको पता है। तो यहां पे लिखा है रिलेशन बिटवीन ई एंड वी ऑफ अ सेल। चलिए देखते हैं यहां पे लिखा क्या है। यहां पे लिखा है कि परिपथ में कुल प्रतिरोध इज इक्वल टू बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। ये क्या हो जाएगा, परिपथ में कुल प्रतिरोध यानी टोटल रेजिस्टेंस आपका। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए जो बाह्य प्रतिरोध होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद प्लस यहां पे आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी ऊपर ही मैंने आपको बताया था। तो परिपथ में कुल प्रतिरोध बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहां पे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। कैपिटल आर यहां पे बाह्य प्रतिरोध एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और स्मॉल आर यहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आगे यहां पे क्या हो जाएगा, धारा की प्रबलता I इज इक्वल टू लिखा है विद्युत वाहक बल E यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और अपॉन में कुल प्रतिरोध आपका हो जाएगा। कुल प्रतिरोध से मतलब क्या हो जाएगा, बाह्य प्लस आंतरिक प्रतिरोध दोनों से, ध्यान रखिएगा। तो आगे क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू, यहां पे विद्युत वाहक बल है, इसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां पे E आएगा। और कुल प्रतिरोध से मतलब क्या हो जाएगा, बाह्य प्लस आंतरिक प्रतिरोध यानी कैपिटल R प्लस स्मॉल r, यानी कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये आपका हो जाएगा। या फिर आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे अगर मैं नीचे 1 लिख के 3 गुणा कर दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए इस I की मल्टीप्लाई किस में होगी, कैपिटल R प्लस R में, देखिए ये, ठीक है। और यहां पे E की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, इज इक्वल टू यहां पे E ही आएगा। तो ये स्टेप आप यहां पे समझ गए होंगे। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इस I की मल्टीप्लाई सबसे पहले कैपिटल R में होगी तो हमें मिलेगा IR, फिर इसके बाद इस I की मल्टीप्लाई होगी स्मॉल r में, और प्लस लगा बीच में, प्लस तो रहेगा ही, और स्मॉल, देखिए स्मॉल r में जब यहां पे मल्टीप्लाई होगी तो IR मिलेगा यहां पे स्मॉल r, और इज इक्वल टू E, ये तो आपका रहेगा ही। अब देखिए यहां पे IR लिखा हुआ है तो V इज इक्वल टू आपका क्या होता है, IR होता है ओम के नियम से, मैंने आपको बताया हुआ था। देखिए यहाँ पे साइड में लिखा है V इज इक्वल टू आपका होता है IR ओम के नियम से, यानी इस IR की जगह हम क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं। V लिख दिया, फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए I और स्मॉल r है, ये आपका एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू E यहां पे रहेगा। या फिर इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए IR इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए E तो यहां पे था ही, और ये V यहां पे प्लस में था, जब बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी IR इज इक्वल टू E माइनस V। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, देखिए I है, स्मॉल r इज इक्वल टू E माइनस V। या फिर हम इसको लिख सकते हैं I इज इक्वल टू E माइनस V और अपॉन में स्मॉल r, ये आपका हो जाएगा। ये रिलेशन हमें यहां पे मिला हुआ है। ये रिलेशन आपका है सेल के विद्युत वाहक बल E तथा विभवांतर V में संबंध, ध्यान रखिएगा। ये आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, इसका जो हमने यहाँ पे देखिए फॉर्मूला जो हमें मिला, ये डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, एक एक स्टेप मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है, बस आपको अपना रिविजन कर लेना है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या दिया है। तो नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, जो कि दिया सेलों का संयोजन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ये आपका यहाँ पे दिया है। तो आगे यहाँ पे लिखा है कि सेलों को 2 प्रकार से संयोजित किया जा सकता है। देखिए ये जो सेलों का संयोजन, ये टॉपिक आप लोगों ने 12th में जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, और देखिए ये टॉपिक काफी लंबा, यहाँ पर सिर्फ आपको शॉर्ट में फॉर्मूला बता दिया गया, क्योंकि हम यहाँ पे डेरिवेशन नहीं पढ़ सकते। अगर डेरिवेशन करने जाएंगे तो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी, और आपकी बुक में डेरिवेशन दिया भी नहीं है। बस आपको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि श्रेणी क्रम में कौन सा फॉर्मूला लगता है और समांतर क्रम में कौन सा फॉर्मूला लगता है, क्योंकि आपको यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको डेरिवेशन जानने की जरूरत नहीं है, और अगर आप डेरिवेशन सॉल्व करेंगे तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। और देखिए आपकी बुक में दिया भी नहीं हुआ है, मैं चाहता तो आपको अलग से सॉल्व करवा देता, लेकिन डेरिवेशन सॉल्व करने से कोई फायदा भी नहीं होने वाला। बस डायरेक्ट आपको फॉर्मूला यहाँ पे जान लेना है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है बस। तो यहाँ पे देखिए सेलों का संयोजन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे लिखा है कि सेलों को 2 प्रकार से संयोजित किया जा सकता है। सबसे पहले क्या दिया है, श्रेणी क्रम में यानी इन सीरीज। देखिए ये सेलों का संयोजन है, ध्यान रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना, ये आपका
सेलों का संयोजन है। इससे पहले मैंने आपको प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ाया हुआ था, लेकिन यहाँ पे सेल का संयोजन ध्यान रखिएगा। तो श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखा है यदि विद्युत वाहक बल E यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E व आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r वाली n सेलें श्रेणी क्रम में जोड़ी जाएं तो परिपथ में धारा I निम्न सूत्र द्वारा प्राप्त होती है। तो I इज इक्वल टू मिलता है NE अपॉन में n स्मॉल r प्लस कैपिटल R। ये फॉर्मूला कब यूज होगा, श्रेणी क्रम के लिए यूज होगा, ध्यान रखिएगा। सेलों के संयोजन में श्रेणी क्रम में इस फॉर्मूले का यूज होगा, जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला आपको लर्न करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे इसका डेरिवेशन यानी निगमन नहीं करना है, क्योंकि देखिए एंट्रेंस एग्जाम में आपसे बहुविकल्पीय क्वेश्चंस पूछे आते हैं, यानी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। कोई आपका यहाँ पे बोर्ड एग्जाम तो है नहीं कि आपको यहाँ पे इसका डेरिवेशन करना है, बस आपको डायरेक्ट फॉर्मूला आपको अच्छे से लर्न कर लेना, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो I इज इक्वल टू NE अपॉन में n स्मॉल r प्लस कैपिटल R, ये आपका हो जाएगा। जहां पे कुल विद्युत वाहक बल इज इक्वल टू, देखिए जो NE है ये कुल विद्युत वाहक बल हो जाएगा, यानी टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध ये NR है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, जो स्मॉल r आपका लिखा है N और स्मॉल r ये क्या है, कुल आंतरिक प्रतिरोध ये आपका लिखा हुआ है। फिर इसके बाद आगे यहाँ पे क्या लिखा है कि जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में कम होता है तब इस संयोजन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहां पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में कम होता है तब किस संयोजन का प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा, श्रेणी क्रम, ध्यान रखिएगा। यानी इस संयोजन का प्रयोग कब किया जाता है, जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में कम होता है तब इस संयोजन का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए मेन पॉइंट यहां पे ये आ जाता है कि आपको यहां पे ये फॉर्मूला अच्छे से लर्न होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, वहां तो मैं आपको एक एक स्टेप डिटेल में समझा दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी के लिए बस आपको ये फॉर्मूला लर्न कर लेना है। अब इसके बाद सेकंड यहां पे दिया है समांतर क्रम में यानी इन पैरेलल। तो समांतर क्रम में क्या लिखा हुआ, यहां पे लिखा है यदि विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E तथा इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r यानी आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r वाली n सेलें समांतर क्रम में जोड़ी जाएं तो परिपथ में धारा I निम्न सूत्र द्वारा प्राप्त होती है। तो I इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, NE, फिर यहां पे स्मॉल r प्लस NR और यहां पे ये डैश या फिर आप इसे प्राइम बोल सकते हैं, यानी N और कैपिटल R प्राइम। इस फॉर्मूले का यूज करते हैं समांतर क्रम में, बस आपको इतना ध्यान रखना है। देखिए जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो वहां पे मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको फॉर्मूले का यूज करना है, वैल्यू को हम कैसे डिसाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन तो दिया नहीं हुआ है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ, तो फॉर्मूला मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूं। और जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहां पर मैं आपको वैल्यू डिसाइड करना बता दूंगा, किस टाइप के क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ सकते हैं इस टॉपिक से, वो भी मैं आपको बता दूंगा। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको यहां पे ये ध्यान रखना है कि समांतर क्रम में हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है। क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू NE अपॉन में स्मॉल r प्लस n, फिर इसके बाद कैपिटल R और R के ऊपर यहां पे डैश लगा या फिर आप इसे प्राइम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। फिर इसके बाद यहां पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपका लिखा है कि जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध बहुत अधिक हो, क्या लिखा है, जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध बहुत अधिक हो तब इस संयोजन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन यहां पे आपसे ये पूछा जाएगा कि जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध अत्यधिक होता है या फिर बहुत अधिक होता है तो किस प्रकार के संयोजन का प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, दे दिया जाएगा समांतर क्रम संयोजन, मिश्रित क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा समांतर क्रम संयोजन का। तो
ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं थ्योरी पार्ट के बीच में से, इसीलिए मैं आपको इतना डिटेल में बता रहा हूं। अगर आप थ्योरी पार्ट को नहीं पढ़ेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अगर थ्योरी पार्ट के बीच में से क्वेश्चन आ गया तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे एंट्रेंस एग्जाम में। फिर आप यही बोलेंगे कि क्वेश्चन बाहर से आ गया, और मैं आपको यहाँ पे एक एक पॉइंट डिटेल में बता रहा हूं। अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपका ही नुकसान होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कई बार बताया है, अगर पढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, नहीं पढ़ेंगे तो आपका ही नुकसान होगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या दिया, क्योंकि ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका। बस आपको इस टॉपिक में ये ध्यान रखना है, देखिए जो श्रेणी क्रम में इस फॉर्मूले का यूज करना है, जो लास्ट लाइन आपकी लिखी थी ये आपको ध्यान रखना है। ठीक इसी प्रकार आपका यहां पे समांतर क्रम में हो जाएगा, फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, जो लास्ट लाइन मैंने आपको बताया, क्वेश्चन जो बताया वो आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका दिया है किरचॉफ के नियम, यानी किरचॉफ्स लॉ। देखिए जो किरचॉफ का नियम है ये भी आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा, और ये भी टॉपिक आपका काफी लेंथी है, क्योंकि देखिए हमें यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करना, जहां पे आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, वो पॉइंट हम डिटेल में पढ़ेंगे। बस पूरा यहाँ पे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करेंगे, क्योंकि देखिए जहां से क्वेश्चन आता है वही तो आपको पढ़ना है, और पूरा डिटेल में पढ़ने से आपका कोई फायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि टॉपिक आपका काफी लंबा है, केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम फोकस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि किरचॉफ ने विद्युत धारा से संबंधित 2 नियम दिए। देखिए किरचॉफ ये एक साइंटिस्ट वैज्ञानिक है, जाहिर सी बात है आप सबको पता है, तो यहाँ पे इन्होंने 2 नियम दिए। ठीक है, 2 नियम दिए हैं। सबसे पहला नियम जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा है किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। तो क्या होता है ये आप लोगों ने पढ़ा जरूर होगा। यहाँ पे लिखा है कि इस नियम को संधि नियम या धारा का नियम भी कहते हैं। तुरंत आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो किरचॉफ का प्रथम नियम होता है इसको हम अन्य और किस नाम से जानते हैं, आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट नियम इनका जो है, इसको हम संधि नियम या धारा का नियम भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा है कि इस नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, यानी सिग्मा आई इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। देखिए सिग्मा से मतलब क्या हो जाएगा, जोड़ने से होता है, जोड़ने से मतलब हमारा होता है सिग्मा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या लिखा है यहाँ पे कि इस नियम को संधि नियम या धारा का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मिलने वाली, संधि पर मिलने वाली। तो अभी मैं आपको फिगर के माध्यम से, यहाँ पे फिगर बना हुआ है, मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। अर्थात सिग्मा आई इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे फिगर आपका बना हुआ है, आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। यहाँ पे लिखा है कि माना किसी परिपथ में धाराएं I1, I2, I3, I4 व I5 प्रवाहित हो रही हैं। तो यहाँ पे एक परिपथ बना हुआ है और इसमें धाराएं कौन कौन सी प्रवाहित हो रही हैं, I1, I2, I3, I4 और I5। देखिए धारा को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे I1, I2, I3, I4 व I5 ये धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। फिर इसके बाद आगे लिखा है जो संधि O पर मिल रही है। देखिए ये संधि O, ये इस पर क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। फिर इसके बाद आगे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक, ठीक है, तथा संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक ली जाती हैं। अब फिगर में ये देखिए कि कौन सी धारा संधि की ओर आ रही है। तो जो I1 है, धारा I1 फिगर में आप देख सकते हैं, ये जो I1 है ये संधि की ओर आ रही है। फिर इसके बाद प्लस का साइन लगेगा। फिर इसके बाद जो धारा I5 है, ये I5 ये संधि की ओर आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक, इसीलिए यहाँ पे मैंने प्लस लगाया हुआ। रीजन है यहाँ पे, देखिए ये जो I1 है ये संधि की ओर आ रही है और I5 है ये संधि की ओर आ रही है। फिर इसके बाद जो संधि से दूर जाने वाली धाराएं हैं वो ऋणात्मक ली जाती हैं। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए I1 प्लस I5, फिर इसके बाद माइनस का साइन लगेगा। जो I2 है ये देखिए ये संधि से दूर जा रही है, तो माइनस, इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा। फिर इसके बाद माइनस जो I3 है ये भी संधि से दूर जा रही है, आप लोग फिगर में ही देख पा रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, I3 यहाँ पे हो जाएगा। फिर इसके बाद माइनस,
फिर इसके बाद देखिए जो I4 है ये भी संधि से दूर जा रही है, तो क्या हो जाएगा I4 और इज इक्वल टू यहां पे 0 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फिगर के माध्यम से भी मैंने आपको डिटेल में समझा दिया और ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। और देखिए जो यहां से क्वेश्चंस बनेंगे, अभी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, ये तो सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूं, क्वेश्चन कहां से बनेगा वो मैं आपको बताऊंगा, जहां से क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ सकता है इस टॉपिक से, अभी मैं आपको बताता हूं। तो देखिए नीचे यहां पे यही लिखा हुआ है, ये I1 प्लस I5, यहां पे प्लस क्यों लगा, क्योंकि जो I1 और I5 ये जो धाराएं हैं ये संधि की ओर है, ठीक है, संधि की ओर आने वाली धाराएं हैं, इसीलिए धनात्मक। और उसके बाद जो यहां पे देखिए I2, I3, I4 ये ऋणात्मक क्यों हुई, यहां पे माइनस मैंने क्यों लगाया, क्योंकि संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक ली जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तब यहां पे I1 प्लस I5 माइनस I2 माइनस I3 माइनस I4 इज इक्वल टू 0, या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि I1 प्लस I5 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I4, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा I1 प्लस I5, फिर यहां पे इज इक्वल टू का साइन लग गया, ठीक है। देखिए जब ये बराबर के इधर आ जाएगा तो प्लस में, यानी I2 प्लस I3 प्लस I4 हो जाएगा, 0 से फिर हमारा कोई मतलब रहेगा नहीं, तो इसीलिए आपको यहां पे मिलेगा ये वाला रिलेशन, ठीक है। तो आप लोग इस स्टेप को समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूं ये प्लस क्यों हुआ। देखिए ऊपर क्या था I1 प्लस I5, फिर इसके बाद यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ था। देखिए I1 प्लस I5 को ऐसे ही रहने दिया गया, और जो ये वाला इतना पार्ट था इसको बराबर के इधर भेज देंगे, जब इधर आएगा, इधर माइनस में था, इधर आके प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और 0 से कोई फर्क यहाँ पे होगा नहीं, 0 तो ऐसे ही आपका रहेगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा I2 प्लस I3 प्लस I4, इसलिए यहाँ पे ये प्लस हो गया। आई होप आपको ये स्टेप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चंस कहां से आ सकते हैं इस टॉपिक से। देखिए यहां पे लिखा है, अतः विद्युत परिपथ की किसी संधि पर आने वाली सब धाराओं का योग उस संधि से दूर जाने वाली सब धाराओं के योग के बराबर होता है। जो ये वाला हमें यहां पे रिलेशन मिला था, इसी के अकॉर्डिंग यहां पे लिखा हुआ है। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन यहां से आएगा, क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाएगा। देखिए यहां पे लिखा है कि यह आवेश संरक्षण का नियम है, इसे संधि नियम भी कहते हैं। आपसे तुरंत क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो किरचॉफ का प्रथम नियम है ये आधारित है, ये किसके संरक्षण पर आधारित है, तो आवेश संरक्षण पर आधारित है। ये आपको ध्यान रखना, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछ लिया जाएगा कि किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है, और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे जिसमें आपका आवेश संरक्षण भी रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो किरचॉफ का प्रथम नियम है ये आवेश संरक्षण पर आधारित है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम है इसको हम अन्य किस नाम से जानते हैं, तो संधि नियम या धारा का नियम, इस नाम से भी जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक एक पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बता दिया है, बस आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, और यहाँ से जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं, आप रिवाइज कर लीजिएगा अपना। अब इसके बाद देखते हैं सेकेंड लॉ क्या दिया है किरचॉफ का। किरचॉफ का सेकेंड नियम यहाँ पे लिखा है, किरचॉफ का द्वितीय नियम, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे किरचॉफ्स सेकेंड लॉ। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पाश के विभिन्न खंडों में प्रवाहित धारा एवं इनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग इस पाश में कार्य करने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात सिग्मा आई आर इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा ई हो जाएगा। ये रिलेशन मिलेगा जो आपकी लाइन यहां पे लिखी हुई थी, क्या लिखा था कि किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पाश के विभिन्न खंडों में प्रवाहित धारा, धारा को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आप सबको पता है, एवं इसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का। अब देखिए प्रतिरोध यहां पे लिखा है, प्रतिरोध को कैपिटल आर से, अब यहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस तो दिया नहीं है, सिर्फ प्रतिरोध लिखा तो कैपिटल आर, ठीक है। तो इनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग, योग यहां पे लिखा है, इसीलिए सिग्मा आपका आया हुआ है। तो बीजगणितीय योग उस पाश में कार्य करने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों, जिसको हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई हो जाएगा। सिग्मा का मतलब होता है योग, यानी जोड़, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फिगर भी आपका बना हुआ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 R2 दिया है, धारा I1 I2 दी गई है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और यहाँ पे E भी आपका लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ से केवल
एक या दो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले ये क्वेश्चन आपका बनेगा, देखिए यहां पे जो लिखा है कि यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो एक क्वेश्चन आपका यह पूछा जाएगा कि जो किरचॉफ का सेकंड लॉ है, यानी द्वितीय नियम जो किरचॉफ का है, यह आधारित है। चार ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे जिसमें ऑप्शन में आपका यह ऊर्जा संरक्षण भी रहेगा। तो आपका आंसर क्या होगा? जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है यह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। यही एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और आपसे देखिए एक क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है, देखिए जो किरचॉफ का सेकंड लॉ है इसको हम लूप नियम या फिर पाश नियम भी बोलते हैं या फिर वोल्टेज नियम भी बोलते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है, ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इससे ज्यादा आपसे यहां पे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, केवल दो क्वेश्चन बनेगा। दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, ये रिलेशन कहां से आया ये भी मैंने आपको बता दिया। देखिए आपको ये अच्छे से लर्न कर लेना है, जो किरचॉफ का प्रथम नियम है ये किस पे आधारित है और जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है ये किस पर आधारित है, जो कि मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। ठीक है, जो किरचॉफ का सेकंड लॉ है ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और फर्स्ट लॉ के बारे में तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया ही हुआ है। तो इतने ही क्वेश्चंस यहां पे बनेंगे इस टॉपिक से, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या दिया है। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहा होगा, व्हीटस्टोन सेतु। इस टॉपिक से रिलेटेड शायद 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ था। आप पेपर उठा के चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो और मैंने आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन कराया भी हुआ था लास्ट ईयर, कहा था एंट्रेंस एग्जाम में आ सकता है और आया भी था। तो देखिए व्हीटस्टोन सेतु, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखिए सब 10th लेवल का टॉपिक आपका नहीं है, 10th से हायर लेवल 11th 12th लेवल का आपका टॉपिक है। और ये सब काफी लंबे टॉपिक है, जितने शॉर्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये इतना शॉर्ट टॉपिक नहीं है। जितने टॉपिक्स अभी मैंने आपको पढ़ाए थे, सेलो का संयोजन हो गया और किरचॉफ का नियम हो गया, ये इतना शॉर्ट में नहीं होता। क्योंकि देखिए आपके सिलेबस में, जो एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस में जितना है उतना ही आपको पढ़ना है, पूरा आपको डिटेल में पढ़ना नहीं है। जो दिया है आपकी बुक में वही आपको पढ़ना है और यहीं से क्वेश्चन आएगा, इससे अलग कोई नहीं आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं व्हीटस्टोन सेतु ये क्या होता है। तो देखिए आपके सामने एक फिगर यहां पे बना हुआ है। देखिए यहां पे रेजिस्टेंस ये आपका क्या हो जाएगा, ये P हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, ये R हो जाएगा, ये S हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये PQRS ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि व्हीटस्टोन सेतु 4 प्रतिरोधों की ऐसी व्यवस्था है जिसका उपयोग अज्ञात प्रतिरोध का मान अन्य 3 प्रतिरोधों की मदद से ज्ञात करने में किया जाता है। अब इसके बाद यहां पे लिखा है कि यहां AB व CD भुजाओं को अनुपातिक भुजा, यानी जो ये AB ये वाली साइड जो हो गई AB भुजा, फिर इसके बाद जो यहां पे है CD भुजा, इन भुजाओं को अनुपातिक भुजा तथा AC व BD को संयुग्मी भुजाएं कहते हैं। जो ये AC है और जो BD है इनको क्या बोलेंगे, संयुग्मी भुजाएं कहते हैं। और संतुलित सेतु के लिए क्या होता है, संतुलित सेतु के लिए होता है ये जो देखिए जो रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, P/Q इज इक्वल टू R/S होता है। ये कंडीशन किसके लिए है, ये संतुलित सेतु के लिए है, ध्यान रखिएगा। आपसे सीधे सीधे पूछा जाएगा संतुलित सेतु के लिए कंडीशन क्या होती है, तो आपको ध्यान रखना है P/Q इज इक्वल टू R/S। जहां पे देखिए ये P, ये Q, ये R, ये S यहां से आया हुआ। देखिए यहां पे बुक में क्या हुआ, PQRS लिखा ही नहीं हुआ है। देखिए अरिहंत की बुक के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया कि अरिहंत की बुक में बहुत जगह मिस्टेक है। ठीक है, थ्योरी पार्ट के बीच में भी बहुत जगह मिस्टेक है, कई क्वेश्चंस के आंसर्स गलत दिए गए हैं। तो जब भी बुक को पढ़ा कीजिए, एक बार चेक कर लिया कीजिए। और मैं तो आपको बता ही देता हूं कि कहां कहां मिस्टेक है, कहां कहां पे शॉर्ट में सॉल्व किया गया है। देखिए जो बुक में आपका सोल्यूशन दिया होता है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो उनका सोल्यूशन दिया होता है वो बहुत ही खराब तरीके से है। क्या है, एकदम शॉर्ट में सॉल्व कर दिया गया, एक ही स्टेप में पूरा आंसर आ जाता है। तो ऐसे अगर प्रैक्टिस करेंगे बुक के क्वेश्चंस की तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम होगी, आपको डिटेल में समझना होगा। ठीक है, एक एक स्टेप आपको समझना होगा, तभी तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। तो देखिए बुक में काफी मिस्टेक्स हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। और मैंने जैसा कि आप लोगों से कहा था कि मैं बहुत ही जल्द इस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा कि अरिहंत की बुक में किन किन क्वेश्चंस के आंसर्स गलत दिए गए हैं, क्योंकि पूरी बुक मुझे यहाँ पे अच्छे से एक बार पढ़नी होगी, सभी क्वेश्चन को चेक करना होगा, तब मैं आपको बता पाऊंगा कि कितने क्वेश्चंस के आंसर्स गलत दिए गए हैं। इससे पहले मैंने आपको कई बार बताया, कम से कम मैंने आपको
10 से 12 क्वेश्चंस के बारे में बताया है जिनके आंसर्स अरिहंत की बुक में गलत दिए गए हैं। तो जब मैं पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ लूंगा कि क्या गलत दिया है बुक में, उस दिन मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। एक ही वीडियो में एक तरफ से बता दूंगा कि बुक में किन किन क्वेश्चंस के आंसर्स गलत दिए गए हैं। अगर मैं यहाँ पे 10 क्वेश्चन पहले बनाऊंगा, 10 क्वेश्चन बाद में बनाऊंगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। इसीलिए एक ही वीडियो में मैं सभी क्वेश्चंस को चेक कर लूंगा, बता दूंगा कि हाँ इन क्वेश्चंस के आंसर्स गलत दिए गए हैं आपकी बुक में। और जो जब मैं चैप्टर पढ़ाता हूं, अगर वहां पे बुक में अगर आपके गलत आंसर दिया रहता है, वहां पे मैं आपको तुरंत बता देता हूं। तो देखिए बस आपको यहाँ पे व्हीटस्टोन सेतु के लिए इतना ध्यान रखना है, यहाँ पे जो संतुलित सेतु के लिए कंडीशन होती है P/Q इज इक्वल टू R/S, ये बराबर होता है। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य, क्योंकि यहां से कई क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। अब देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा है कि यहाँ पे लिखा है गैल्वेनोमीटर एक कम प्रतिरोध वाला धारा मापी है। सबसे पहले दिन मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। फिर इसके बाद लिखा है कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, मैंने आपको बताया हुआ है। और ये क्वेश्चन तो मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज में करवाए हुए हैं। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि आधे से ज्यादा सिलेबस मैंने आपका कंप्लीट करवा दिया। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ा दूंगा, सिलेबस आपका फिनिश हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे बोलेंगे कि हमारा सिलेबस काफी लंबा है, करीब मैथ में 40 चैप्टर दिए गए, फिजिक्स में 25 के करीब हैं और केमिस्ट्री में भी करीब 24-25 चैप्टर हैं। तो देखिए आपके एंट्रेंस एग्जाम में ना कुछ सिलेक्टेड चैप्टर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट पहले ही प्रोवाइड कर दी है और वही आपको पढ़ना है। अगर सोचेंगे 40 चैप्टर और जो यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री के मिला के जो आपके 50 चैप्टर्स दिए गए हैं, अगर पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपका कुछ भी नहीं होने वाला। ध्यान रखिएगा, देखिए आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क के साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना आना चाहिए। सभी चैप्टर्स नहीं इंपॉर्टेंट है, कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स होते हैं वहीं से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप सोचे, देखिए फिजिक्स में कई चैप्टर ऐसे दिए गए, केमिस्ट्री में जहां पे एक ही चैप्टर में आपके 40+, 50+ क्वेश्चन दिए गए हैं और आने को आपके एंट्रेंस एग्जाम में फिजिक्स और केमिस्ट्री को मिला के टोटल 50 क्वेश्चंस आएंगे। तो कैसे सभी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे आ सकते हैं? कुछ सेलेक्टेड चैप्टर से ही पूछे आएंगे और जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो तो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिए, आपको रिवीजन करना है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे लिखा था आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको थ्योरी पार्ट के बीच में ही बता दिया था और करवाया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज में। फिर इसके बाद आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ था, थ्योरी पार्ट में कराया। तो देखिए महत्वपूर्ण तथ्य से भी आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो अभी ऊपर मैंने आपको बताया कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। ये सब क्वेश्चन तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज में करवाए हुए हैं और ये भी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। देखिए ये जो दोनों लाइंस आपकी लिखी हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर हालत में आपको अच्छे से याद कर लेना है और यही क्वेश्चंस बनेंगे आपके। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका जो था वो भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये सब क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराए हुए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज में। मैंने साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज करवाई हुई है। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां पे सॉल्व कराए हुए मैंने आपको और आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन जो यहाँ पे लिखी ये वाला पार्ट, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा अजीब टाइप से लिखा हुआ, अभी आप पढ़ेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किरचॉफ ने विद्युत धारा से संबंधित 2 नियम दिए जो केसीएल तथा केवीएल के नाम से जाना जाता है या इनके संधि नियम तथा पास नियम से भी जाने जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे डिटेल में बताया नहीं गया कि किसे संधि नियम के नाम से जाना जाता है, किस रूल को, और किस रूल को पास नियम के नाम से। तो देखिए इस लाइन को आप पढ़ने को रहने दीजिए, यहाँ पे कुछ सही लिखा नहीं हुआ, डिटेल में आपको बताया नहीं गया, सिर्फ आपको यहाँ पे कंफ्यूज किया गया। तो अभी ऊपर मैंने आपको बताया हुआ है कि किस रूल को हम यहाँ पे जंक्शन लॉ यानी संधि नियम के नाम से जानते हैं और किस नियम को हम पास नियम यानी लूप लॉ के नाम से जानते हैं। ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो इस लाइन को आप पढ़ने को रहने दीजिए। यहाँ पे देखिए डिटेल में लिखा नहीं हुआ है कि किस नियम को हम यहाँ पे संधि नियम बोलते हैं और किस नियम को पास नियम बोलते हैं, बस यहाँ पे सिर्फ लिख दिया गया है। तो ये लाइन आपकी यहाँ पे कुछ सही लिखी नहीं हुई है, ठीक है, तो इसको आप रहने दीजिए। फिर इसके बाद आगे यहाँ पे क्या लिखा है, आगे यहाँ पे लिखा है कि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में रखने से परिपथ का तुल्य प्रतिरोध बढ़ता है। फिर इसके बाद लिखा है किसी भी 2 पदार्थों के लिए चालकता तथा प्रतिरोधकता का गुणनफल सदैव समान होगा। क्या लिखा है, किसी भी 2 पदार्थों के लिए चालकता तथा प्रतिरोधकता का गुणनफल सदैव समान होगा। ये लाइन आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर इसके
बाद यहां पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आपकी है कि अर्धचालकों के लिए, यानी जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, अर्धचालकों के लिए चालकता का ताप गुणांक अल्फा ऋणात्मक होता है। सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेगा आपको कि अर्धचालकों के लिए चालकता का ताप गुणांक अल्फा होता है। 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, धनात्मक, ऋणात्मक आपको दे दिए जाएंगे। तो देखिए आपका आंसर क्या होगा, ऋणात्मक होता है। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा जो मैंने अभी बोला और लर्न कर लीजिएगा। देखिए यहीं से अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि ये क्वेश्चन हमारी बुक का है ही नहीं, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको अच्छे से पढ़ने होते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहां पे लिखा है कि बाजार में अलग अलग प्रतिरोध के मान वाले प्रतिरोधक मिलते हैं जिसके ऊपर प्रतिरोध का मान दर्शाने के लिए कुछ विशेष सांकेतिक वर्ण पट्टिका दिए रहते हैं। तो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर इसके बाद आगे यहां पे लिखा है कि अगर प्रतिरोधों का संयोजन इस प्रकार हो और R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन में R4। देखिए ये व्हीट स्टोन वाला टॉपिक अभी ऊपर मैंने आपको पढ़ाया था और यहां पे देखिए ये संतुलित वाली कंडीशन यहां पे दी गई है। तो देखिए जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपका यहां पे रेजिस्टेंस दिए हुए हैं R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन में R4। तो R5 से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान 0 होगा। जो ये R5 है यहां से जो धारा प्रवाहित होगी इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। शायद इसी टाइप का क्वेश्चन 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, आप पेपर चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन आया हुआ था, इतना मुझे याद है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब आपका यहाँ पे R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन में R4 होगा तो R5 से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान 0 होगा। बस ये आपको ध्यान रखना है, क्या होगा, 0 होगा। यह व्हीट स्टोन ब्रिज परिपथ के संतुलन की शर्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये कुछ आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो भी मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए हैं। अब इस चैप्टर के क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा और प्लस न्यूमेरिकल्स कराऊंगा और वहीं पे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा होगा वो मुझे कमेंट करके बताइएगा, जो इस चैप्टर के वो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को करवाऊंगा ही। ठीक है, तो अगर आज की इस वीडियो में आप लोगों को कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।